सभी प्यारे व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप भी ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि एप्पल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के पीछे एक नहीं हजारों लोगों के रोजगार जुड़े हैं। किस किस तरह से इसके पीछे लोगों के रोजगार जुड़े हैं मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। अभी फिलहाल जो मेरे व्यूवर्स ने कुछ कमेंट करके लिखा था कि भी एप्पल कॉस्टिंग का बताएं या एप्पल की मीठी वेराइटीज़ बताएं या फिर नाशपाती की कौन कौन सी वेराइटीज़ हम पैदा कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, वो सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में दी जा रही है। आप इस ब्लॉग को अगर पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो ब्लॉग के आखिर तक आपको बने रहना होगा। दोस्तों, आप सभी ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि मैं ये बताऊं कि हमारी एप्पल कॉस्टिंग क्या पड़ती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एप्पल के पीछे शहर से लेकर गांव तक किस प्रकार का रोजगार जुड़ा है। एप्पल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा कर्तव्य यह है कि इसको जितना विस्तार दे सकेंगे उतने ज्यादा इसके पीछे लोगों का रोजगार खुलेगा। अब मैं आपको शहरीकरण की ओर सबसे पहले ले जाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, जितना भी हमारे पास ये बारदाना है, इसको सेपरेटर कहते हैं। ये ट्रे है, ये हमारे को इंडस्ट्रियल यूनिट से बन करके आता है। शहरों में ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये मोहन फाइबर का ट्रे है। इसी तरह से जो सेपरेटर है, सेपरेटर की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम अच्छी क्वालिटी का सेपरेटर रखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की हर चीज हो ताकि हमारा एप्पल मार्केट में अच्छे ढंग से जाए। तो मैं बात कर रहा था शहर से। ये चीजें सारी शहर से बन करके आती है और हमारे एप्पल गोडाउन तक पहुंचती है, जिसमें हम ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एप्पल कार्टन है। एप्पल कार्टन की सुखद बात यह है इस बार कि इसमें आउटर और इनर वाला झंझट नहीं है। इसमें सिर्फ इस बार आउटर ही आउटर लगता है, क्योंकि जो पहले हमारे पास टेलीस्कोपिक कार्टन था उसमें पहले इनर लगता था फिर आउटर लगता था, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन ने हमें ये छूट दे दी और हमें एक बहुत सुविधा भी हुई कि इसमें हमें इनर का झंझट छूट गया। तो इस प्रकार जो शहर से आने वाली सामग्री है उसमें ये क्लिप्स भी शामिल है, ये बेल्ट भी शामिल है। अब इन क्लिप्स को मैं बताता हूं कि इनका यूज क्या है। ये क्लिप्स इसी बेल्ट को कसने के लिए काम आता है, जो कि सेब की पेटियों को कसती है। 2 बेल्ट लगती है, ये भी शहर से बन करके आता है। और क्लिप्स और बेल्ट को कसने वाला ये उपकरण भी शहर से आता है। और ये जो टोकरे हैं ये भी शहर से बन करके आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से बन करके आते हैं। ये टोकरे हमारे एप्पल ग्रेडिंग के बाद सेब को एक ढेरी में लगाने के काम आते हैं ताकि वहां से सेब पैक होकर के बाहर जा सके। तो दोस्तों, इतनी सारी वस्तुओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं शहर से बन करके आती है। इन वस्तुओं को बनाने के लिए ना जाने कितने इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित हुए हैं और ना जाने कितने लोगों का इसके पीछे रोजगार है। और मैं आपको यह भी बात बता देता हूं कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में सेब की क्रॉप बहुत कम है। लगभग अनुमान है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कि 4 करोड़ के करीब करीब बॉक्सेस होने वाले हैं। अगर 4 करोड़ ही बॉक्सेस भी होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 करोड़ एप्पल के बॉक्सेस को एक्सपोर्ट करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में वितरित करने के लिए इस तरह की कितनी सामग्री लगेगी और कितने हजार लोग इस काम को निष्पादित करने के लिए जुटे होंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूं आपको, जब एप्पल सीजन शुरू होता है, हमारा एप्पल सीजन यहां से शुरू होता है और इसके पीछे क्या क्या जुड़ा है। इसके पीछे हमारे साथ स्किल्ड लेबर तो जुड़ी है, स्किल्ड वर्कर भी जुड़ा है, लेकिन इसके साथ ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा बेड़ा जुड़ा है, जो हमारे एप्पल का ढुलान मंडियों तक करते हैं और मंडियों के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में करते हैं। इस तरह से वहां भी जो एप्पल ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा स्टाफ होता है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कम से कम 30 से 40 एप्पल मंडियां हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बाहर दिल्ली है, पिंजौर है और इसी तरह की बड़ी मंडियां हैं जहां हमारा सेब जाता है। वहां भी लोगों को तरह तरह का रोजगार मिलता है। तो इसमें कहने में मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाला सेब हजारों लोगों को रोजगार देता है, जिससे हजारों लोगों के हाथ खुलते हैं, हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए ताकि इसे एप्पल उद्योग को एक पूरे उद्योग के रूप में एस्टैब्लिश किया जा सके और इससे मिलने वाले रोजगार को लोगों तक भली भांति पहुंचाया जा सके। और कभी ये ऐसा रोजगार है जो कभी भी खत्म ना होने वाला है। और मुझे एप्पल कॉस्टिंग पर बात करनी है। अगर मैं एप्पल कॉस्टिंग पर बात करूं तो बड़ी डिटेल वाली बात है। मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि अभी जब हमारा हार्वेस्टिंग का सीजन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारी हार्वेस्टिंग के बाद जो एप्पल प्लांट्स की केयर का सिलसिला चलता है वो अलग से चलता है। उसके बाद पूरे साल भर
ये क्रम पूरा होने के लिए हमें ना जाने कितने लाखों खर्च करने होते हैं। हम इन पेड़ पौधों को अपने बेटों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, इनके नजदीक जाते हैं, इनसे हर तरह की परवरिश करते हैं, तब ये सेब के पौधे हमें फल देने के काबिल बनते हैं। आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि एप्पल ग्रेडिंग का सबसे बड़ा यूनिट जो हमारे पास ग्रेडिंग मशीन है, उस पर भी मैं आपको विस्तार से बात बताने वाला हूं कि एप्पल ग्रेडिंग मशीन की क्या फंक्शनिंग होती है और एप्पल ग्रेडिंग मशीन कितनी तरह की होती है, हमने डोमेस्टिक यूज के लिए किस तरह की ग्रेडिंग मशीन रखी है, और जो लोग अपना सेब भरने के साथ 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 में अड़ोस पड़ोस का सेब भी भरते हैं और एक कमर्शियल यूनिट की तरह काम करते हैं, वहां के एप्पल ग्रेडिंग मशीन, एप्पल ग्रेडिंग प्लांट का भी आपको पूरा जिक्र करूंगा कि किस किस तरह के एप्पल प्लांट और किस किस तरह की ग्रेडिंग मशीन्स लगी होती है, वो भी मैं आपको एक डिटेल में बात बताने वाला हूं। एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है ग्रेडिंग मशीन। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट देकर के मुझसे पूछा था कि मैं उनको ग्रेडिंग पैकिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी दूं, तो मैं आज आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमारे पास जो ग्रेडिंग मशीन है ये क्या है। ये ग्रेडिंग मशीन हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके जरिए हमारा सेब ग्रेड होकर के हमारे को पैकिंग के लिए आता है। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन देकर के ग्रेडिंग मशीन को ऑन करते हैं। ग्रेडिंग मशीन ऑन होने के बाद सिस्टम सारा स्टार्ट हो जाता है। मैं एक बार इसको ऑफ इसलिए कर देना चाहता हूं कि ताकि आप तक वॉइस क्वालिटी क्लियर रहे। और मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो जिस पर आप क्रेट देख रहे हैं लगा हुआ, इसको पेडेस्टल कहते हैं। पेडेस्टल पर क्रेट टिका है। पेडेस्टल के बाद जब हम ये दाने इधर डालते हैं तो इसको हम फीडर कहते हैं। ये जो बाहर से फसल आती है उसको फीड करके आगे को धकेलता है और यहाँ नायलॉन ब्रशेस पर आते हैं। नायलॉन ब्रशेस क्या करती है, इसकी जो डस्ट लगी होती है उसकी डस्टिंग करती है, उसकी थोड़ा सा डस्ट निकाल करके उसको साफ कर देती है। उसके पश्चात ये हमारा ड्रायर यूनिट है। जो डस्ट उगते रहती है ये फैन उस डस्ट को बाहर की ओर फेंकते हैं ताकि दाना आगे को एकदम नीट एंड क्लीन होकर के जाए। अब ये हमारे पास हॉर्स ब्रशेज है जो बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेज होती है। इन ब्रशेस का क्या काम है, ये सेब के दाने में जो कहीं थोड़ी बहुत ही कमी बेशी साफ सफाई की रह जाती है उसको दूर करके फिर दानों को आगे की ओर धकेलती है। जो ये यूनिट बना है हमारा, इसको कहते हैं रिसीवर। ये रिसीव करके दानों को इधर को धकेलता है। कहां, ये जो हमारा ग्रेडिंग यूनिट है, इस ग्रेडिंग यूनिट पे दानों को धकेलता है। ग्रेडिंग यूनिट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये है ग्रेडिंग रोलर जो एक एक दाने को ग्रेड करके रिसीविंग बिन में डालता है, और इसके नीचे है ग्रेडिंग कन्वेयर। इसको ग्रेडिंग कन्वेयर कहते हैं। इन दो ग्रेडर का काम है कि ये सारे दानों को अलग अलग ढंग से ये ग्रीन पट्टी पूरी रोल करती है। रोल करने के बाद ये जो हमारे ग्रेडिंग रोलर है ये अलग अलग दानों को डालते हैं। जैसे ये वाला रोलर है ये 6 लेयर के दाने को डालेगा। इसके साथ फिर 240 का है, ये रोलर 240 का डालेगा। फिर उसके बाद साइज बढ़ता जाता है। ये 175 यानी एक्स्ट्रा स्मॉल के दानों को दर्द करेगा। उसके पश्चात स्मॉल के दानों को ये वाला रोलर धकेलेगा। और ये मीडियम के दाने हैं, ये मीडियम, ये वाला ग्रेडिंग रोलर मीडियम के दानों को धकेलेगा। और सबसे लास्ट सबसे बड़ा दाना लार्ज का होता है, वो लार्ज के रिसीविंग बिन में यहां गिरता जाएगा। अब मैंने आपको पूरा ग्रेडिंग मशीन की एक डिटेल बता दी है। इसकी जो टेक्निकलिटी है वो भी मैंने बता दी है। और इसके अलावा इसमें पूरे 3 मोटर लगे हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। फैन का अलग मोटर है, जो ये इसका कन्वेयर है, कन्वेयर के लिए अलग मोटर है, और रोलर के लिए अलग मोटर है। 3 मोटर लगी है ताकि एक ही मोटर पर ज्यादा लोड ना पड़े, वो कहीं जल ना जाए। इसलिए हमने इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन में कमी रह गई है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में बता करके हमें लिखें कि भाई आपको क्या कमी लगी है, ताकि हम उसको आगे वाले ब्लॉग्स में और सुधार करके आपको बता सकें। अभी तक आप देख रहे थे लोडेड ग्रेडिंग मशीन की फंक्शनिंग। अब आपको खाली ग्रेडिंग मशीन के पूरे कंपोनेंट्स यानी पूरे यूनिट्स दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपको भी ये ध्यान रहे कि ग्रेडिंग मशीन में किस किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। ये थी एप्पल बागवानी के क्षेत्र में एप्पल ग्रेडिंग मशीन की एक उन्नत किस्म। अब इससे भी अत्याधुनिक मशीन आपको दिखाई जाएगी जो ऑटोमेटिक प्लांट है। अब ज़रा ऑटोमेटिक ग्रेडिंग मशीन की फंक्शनिंग भी देख लीजिए। जो एप्पल बागीचों से तोड़कर करेटों में आ रहा है,
क्रेटें सीधी एलिवेटर पर जा रही है, एलिवेटर उसको आगे धकेलते हुए वॉशिंग टब तक ले जा रहा है। एलिवेटर के सहारे क्रेट्स आगे को निकल रही हैं और उसके दाने सीधे वॉशिंग टब में जा रहे हैं। ग्रेडिंग मशीन का वॉशिंग टब है जो एप्पल को पहले वॉश कर रहा है। वॉश देखिए आप किस तरह से एप्पल की वॉशिंग हो रही है। वॉशिंग के बाद फिर एप्पल को आगे ड्राई कर रहा है ड्रायर। अब आगे एप्पल ड्राई होकर के जा रहे हैं। एप्पल ड्राई होने के बाद फिर वही सिस्टम है जो पीछे हम दिखा चुके हैं। ड्राई होने के बाद फिर इसकी ब्रशिंग होगी। ब्रशिंग के बाद फिर एप्पल ड्रायर से फिर और थोड़ा ड्राई किया जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर हॉर्स हेयर पर जाएगा। हॉर्स हेयर के बाद फिर वही प्रोसेस रहेगा जो हम पीछे दिखा चुके हैं। बागवानी के क्षेत्र में ऐसी अत्याधुनिक मशीनें हमें विश्वकर्मा मशीन टूल्स अंबाला प्रोवाइड करवा रहे हैं। एप्पल सीजन के दौरान इन सभी उपकरणों और सहयोग की हमें नितांत आवश्यकता रहती है, जिसके बूते एप्पल की कॉस्टिंग ऊपर को बढ़ती है। इसके अलावा एप्पल कॉस्टिंग के लिए और भी फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं जो सारी साल भर के हैं, उसका भी मैं आपके साथ संक्षेप से वर्णन कर लेता हूं। अब हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग जो एप्पल फार्मिंग और एप्पल ऑर्चर्ड को मेंटेन करने का सिलसिला है, उसमें भी बहुत सारी औपचारिकताएं रहती है। उसके बाद प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं, प्रोनिंग, कटिंग, तौलिए वगैरह होते हैं, उसमें भी बागवानों का खर्चा होता है। उसके पश्चात जब एक बार फिर से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, स्प्राउटिंग शुरू होते ही एक बार जो HP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा स्प्रे शेड्यूल निर्धारित कर दिया जाता है, उसके हिसाब से स्प्रे करने होते हैं। इस प्रकार से एप्पल की कॉस्ट दिनों दिन बढ़ती जाती है और जब तक हमारा एप्पल मार्केट तक पहुंचता है तो उसका 200 से 250 या 300 रुपए किलो भी हो तो भी वाजिब रेट है। तब जाकर के फार्मर को संतुष्टि मिल सकती है, अन्यथा फार्मर एप्पल ग्रोवर को इसमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता रहता है। ये था एप्पल कॉस्टिंग कंपोनेंट, जिसे हमें यह मालूम हो गया कि हमें सेब का एक दाना मार्केट तक पहुंचाने में कितना खर्चा करना होता है। मीठे सेब की वैरायटी पर भी व्यूअर्स ने जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। इस संबंध में यह भी आपको बता दिया जाता है कि रॉयल वैरायटी का जितना भी सेब है बहुत मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पौष्टिकता की दृष्टि से तो इसमें ना जाने कितने अधिक गुण छिपे हैं, वह आपको एक अलग ब्लॉग में बताया जाएगा। इसके अलावा रॉयल के अतिरिक्त जितनी भी स्पर वैरायटी है वो भी लगभग सभी मीठी हैं, कुछ एक वैरायटीज़ को छोड़ करके। खट्टी वैरायटी का सेब कम से कम हिंदुस्तान में कमोबेश ही बिकता है। अब अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिनेटर वैरायटी गोल्डन रेड गोल्डन की बात करें तो वे भी स्वाद में बहुत मीठी होती है। अब नाशपाती पर दिए गए कमेंट के उत्तर में मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे बागीचे में रेड बटलर, मोटी डंडी और बर्गमठ, जिसको बबू गोशा भी कहते हैं, नाशपाती की 3 वैरायटियों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा नाशपाती की एक और लेट वैरायटी भी है जो तुम्बा नाशपाती के नाम से जानी जाती है। हिमालय की तलहटी में कठिन भौगोलिक परिवेश में जीवन यापन कर रहे जनमानस का जीवन सेब बागवानी के इर्द गिर्द घूमता है। सेब की फसल अच्छी आने पर यहाँ लोगों की अच्छी आमदनी और अच्छी आय हो जाती है। जिस वर्ष सेब की फसल नहीं होती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस वर्ष यहाँ का जनमानस अपने दिनचर्या को किस प्रकार से निभाता होगा। सेब बागवानी को लेकर आपको एप्पल कॉस्टिंग और एप्पल की मीठी वैरायटी तथा नाशपाती की विभिन्न वैरायटीज को लेकर यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सेब बागवानी की ऐसी सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को भी शेयर कर लेना। रॉयल वैरायटी और गोल्डन की हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग को लेकर शीघ्र ही आपके सामने एक नया ब्लॉग आने वाला है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।